आन बान और शान ने बांधा बसंती चोला, फिल्म को बंद कराने अब हल्ला बोला। रजपूती गौरव को करके शर्मसार, नचनिए बंसाली ने किले में खाई मार। माया नगरी में जाकर किया उलटवार, जौहर को कम शोहर का बढ़ा दिया भार। किया वादा दिया तोड़, इतिहास को दिया मोड़। मेवाड़ अब नहीं सहेगा, जो सच है वही कहेगा। बंध गया बसंती चोला रे, जनमन भी इंकलाब बोला रे। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज की खास पेशकश शौर्य पर संग्राम। पद्मावती यह नाम भी इन दिनों हैरत का सबब बन गया है। इतिहास की सबसे खूबसूरत और सबसे रहस्यमयी रानी की कहानी शुरू होती है चित्तौड़गढ़ से। इतिहासविदों की माने तो मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच 13वीं शताब्दी में युद्ध हुआ था, जो अपने साथ कई राज छोड़ गया। सदियां बदलती गई और उसके साथ इतिहास की हकीकत से भी खिलवाड़ होता गया, जिसमें कई ऐसे राज दफन हो गए जो अब अफसाना मात्र है। उदयपुर न्यूज ने इतिहास के कुछ ऐसे ही राज को सुलझाने की कोशिश की और जब पढ़ते खुली तो पता चला कि रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी का कभी कोई कनेक्शन रहा ही नहीं। यह तो सिर्फ 15वीं शताब्दी में एक उपन्यासकार जायसी की कल्पना मात्र थी, जो वास्तविक इतिहास पर दाग साबित हुआ। यह दावा भी बस यूं ही नहीं है। खबरों की सुर्खियां बनी पद्मावती फिल्म को भुनाना भी कतई मकसद नहीं है। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए उदयपुर न्यूज इतिहास को खंगालने जा पहुंचा चित्तौड़गढ़, और जो कुछ पाया वह सब आपके सामने है। उदयपुर डबोक हाईवे से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक धरती जहां भक्ति, शक्ति, शौर्य, बलिदान, त्याग, मेवाड़ी शूरवीर, वीर और वीरांगनाओं की एक ऐसी स्थान जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। जी हाँ, वही चित्तौड़गढ़ जिसका नाम लेते हुए मेरी और सुनते हुए आपकी नसों में रक्त संचार बढ़ने लग जाता है। हमें गर्व होता है मेवाड़ के उन शूरवीरों पर, उन योद्धाओं पर, उन वीर वीरांगनाओं पर। हमें गर्व होता है हमारे इतिहास पर। वर्तमान में एक ज्वलंत कहानी जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जिसके बारे में हर कोई पता लगाना चाहता है, और वो है महारानी पद्मावती। जी हाँ, यही महारानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ से भी ताल्लुकात रखती है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं चित्तौड़गढ़, मेवाड़ की आन बान और शान की ओर। चित्तौड़ दुर्ग के कण कण को इतिहास बढ़ा कर जाऊंगी, स्वाभिमान को हार के तेरे हाथ कभी ना आऊंगी। दुर्ग की हर एक छत्राणी ने जौहर पथ में भाग लिया, एक एक कर कूदी ज्वाला में अपनी देह को त्याग दिया। स्वाभिमान अमर हमारा। तो लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ओर और कुछ ही समय के इंतजार के बाद हम आपको बताएंगे महारानी पद्मिनी और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में। जब खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के मंजर देख के घबराया, ले राख हाथ छत्राणी की सर दीवारों से टकराया। खुले द्वार चित्तौड़ दुर्ग के मंजर देख के घबराया। इतिहास के पन्नों में दर्ज पद्मावती, जिसका सौंदर्य सैकड़ों सालों बाद भी खत्म नहीं हुआ। पद्मावती का सौंदर्य जितना प्रभावी है उतना ही रहस्यमय भी। इतिहास आज भी अक्सर इस वाद विवाद में उलझता है कि पद्मावती थी भी या नहीं, और अगर थी तो वह चित्तौड़ तक कैसे पहुंची। इतिहास कहता है कि पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, जिनका विवाह हुआ था राजा रावल रतन सिंह से। लेकिन इतनी आसानी से जिसका जवाब मिल जाए वह इतिहास ही क्या। वह इतिहास ही इसीलिए है क्योंकि उसकी एक एक तह में कई कई राज छिपे हैं। ऐसा ही एक राज दफन है मेवाड़ के इतिहास में, जिसका जर्रा कहता है कि पद्मावती उसकी बहू है, जिसे राजा रावल रतन सिंह ब्याह कर लाए थे। महारानी पद्मावती
कहते हैं कि इतनी सुंदर थी महारानी पद्मावती कि अगर वो जब पानी भी पीती थी हलक के नीचे से तो उसमें पानी का जो रंग था वो साफ दिखाई देता था। वो पान की बेहद शौकीन थी। जब पान खाती थी और पान का गस अपने गले से उतारती थी तो पान का लाल रंग जो था वो उनके गले में साफ नजर आता था। वे सीहल की राजकुमारी थी। उनके पिता गंधर्व सेन थे। कहते हैं कि रानी पद्मावती रतन सिंह से विवाह के पश्चात ज्यादा धन संपदा कुछ नहीं लाई थी, लेकिन एक हीरामणि नाम का तोता जो बोलता था उसे वे अपने साथ जरूर लेकर आई थी। इसके बाद जब महारानी पद्मावती का विवाह राव रतन सिंह के साथ हुआ, उसके बाद कहते हैं कि चित्तौड़ की आबो हवा में ही एक अलग फिजा बदल गई यहाँ की और यहाँ पर कला को और संस्कृति को एक महत्व दिया जाने लगा। उदयपुर न्यूज की टीम ने यहाँ खंगाले हैं कुछ ऐसे राज जो यह साफ इशारा करते हैं कि पद्मावती मेवाड़ की बहू थी और चित्तौड़गढ़ किले के सबसे सुंदर महल में रहा करती थी। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वही महल दिखाई दे रहा है जहां पद्मावती साल में 6 माह के लिए आती थी। चारों ओर पानी के बीच बना यह महल अपने आप में अनूठा भी है। इस महल में एक कमरा ऐसा है जिसे रानीवासा के नाम से जाना जाता है। जब ठंड होती है तब यह कमरा गर्म रहता है और जब गर्मी होती है तब यह कमरा ठंडा रहता है। अभी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको जल में स्थित महल दिखाई दे रहा है उसे जल महल के नाम से जानते हैं और कहा जाता है कि इस महल के नीचे एक और कमरा बना हुआ है जो सर्दी के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा हुआ करता था। यहाँ महारानी पद्मिनी जो थी वो बोट से यहाँ पर पहुँचती थी और अगर उन्हें किसी दासी की जरूरत होती थी तो वो एक ताली बजाकर दासी उस रानी के पास पहुँच जाती थी। प्रॉपरली रानी पद्मिनी के लिए ही स्पेशल महल बनवाया था जल महल। इसकी टेक्नोलॉजी इस प्रकार है, आर्कियोलॉजी हालांकि एक्सकर्शन के लिए यहाँ कोई डिपार्टमेंटली अप्रूव नहीं किया किसी भी डिपार्टमेंट को। ये वो रूम है, गर्मी के 4 महीने यहाँ स्पेंड किया करती थी। बाकी एक और राजमहल है जहाँ रानी पद्मिनी रहा करती थी। रानी पद्मिनी ही ऐसी और महारानी थी जिसके लिए स्पेशली ये महल बनाया हुआ। बाकी हर जगह अंडरग्राउंड भी रूम है। इसके नीचे वो एक और रूम है लेकिन आर्कियोलॉजी ने एक्सकर्शन नहीं किया। इसकी स्पेशलिटी ये है कि रानी पद्मिनी के लिए ये महल, इसका नीचे वाला रूम सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता था, क्योंकि इतने सारे पानी को गर्म होने में टाइम लगता तब तक वो कमरा ठंडा रहता था। और जब शाम के समय पानी गर्म तो उसकी वजह से दीवारें भी गर्म हुआ करती थी, तो दूसरे कमरों की वनिस्पत वो कमरा गर्म रहा करता था। स्पेशली ये रानी पद्मिनी के लिए। 12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर मुगल शासकों का राज था। उस काल में मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी शक्ति और क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके बाद एक आक्रमण और हुआ, वह था अलाउद्दीन खिलजी का देश के सबसे बड़े दुर्ग को पाने के लिए किया गया आक्रमण। एक किंवदंती तो यह भी कहती है कि उस काल में रावल रतन सिंह के पास एक जादूगर हुआ करता था जिसे राघव चेतन के नाम से जाना जाता है। एक दिन राघव चेतन बुरी आत्माओं को बुलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया तो राणा ने उसका मुंह काला करवाकर राज्य निकाला दे दिया। प्रतिशोध की आग में झुलसा राघव चेतन दिल्ली जा पहुंचा और अलाउद्दीन खिलजी से मेवाड़ के विशाल दुर्ग और उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगा। फिर क्या था, विजय के मद में चूर खिलजी ने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए, लेकिन जब सेना यहाँ पहुंची तो इस दुर्ग पर विजय असंभव सी लगी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल के तहत राणा को मुलाकात के साथ महल के सौंदर्य को निहारने का संदेशा भेजा। सहमति के बाद तय दिन पर अलाउद्दीन खिलजी अपने चुनिंदा वफादारों के साथ दुर्ग में पहुंच गया। किले को निहारने के बाद अपने शिविर में लौटते वक्त खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया। अभी हमारे साथ मौजूद है भारतीय इतिहास संकलन समिति के संरक्षक। आइए उनसे जानते हैं महारानी पद्मावती के इतिहास के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में। महारानी पद्मिनी को जानने से पहले उस समय की परिस्थिति को समझना होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। वो केवल आक्रमण नहीं था, वो भारतीय संस्कृति के सर्वनाश का एक पहला चरण था। उस आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए चित्तौड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा बप्पा रावल ने ऐसी जबरदस्त पराजय मुसलमानों को दी कि 300 साल तक फिर किसी मुसलमान को बड़ा आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। इस कारण जब अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ में भारत का, हिंदुस्तान का सुल्तान बना तो इनके मन में एक इच्छा कहीं जरूर रही होगी कि जिस
योद्धा ने ऐसा आक्रमण किया हमारे ऊपर कि हम तो 300 साल तक हमको भारत की पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। तो उसके जो मूल है चित्तौड़, इसको मूल रूप से पराजित करना चाहिए और इसके जो गर्व है, इसका जो शौर्य है, इसका सम्मान है, इसको हमको बिल्कुल मूल से इसको समाप्त करना चाहिए, जड़ से समाप्त करना चाहिए। कहीं न कहीं ये भाव उसके मन में जरूर रहा होगा और इसलिए जैसी किंवदंतियां हैं उनको छोड़ करके वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आए केवल इस इच्छा से कि मुझे चित्तौड़ को परास्त करना है। परास्त नहीं तो इसके गौरव को समाप्त करना है। केवल परास्त करना होता तो युद्ध लड़ता, युद्ध जीतता और चला जाता, लेकिन विश्व के इतिहास में एक अद्भुत घटनाक्रम जैसा भारत में हुआ, मेवाड़ के चित्तौड़ में, ऐसा शायद कहीं हुआ होगा कि अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि वो चित्तौड़ को पाने, पद्मिनी को पाने के लिए आया। पद्मिनी को पाना केवल एक निमित्त था, लेकिन वास्तव में मेवाड़ के गर्व को चूर चूर करना था, इसलिए आया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में आया, यहाँ घेरा डाल करके वो पड़ा रहा। उस समय मेवाड़ के जो रावल थे रतन सिंह, उनको रावल बने हुए बहुत कम समय हुआ था, 1 से 1.5 साल। चूंकि इतना कम समय होने के कारण जो सैनिक व्यवस्थाएं होती है, सुरक्षा की व्यवस्था होती है, वो उसको भी ठीक कर रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी का घेरा पड़ गया। लेकिन इतने कम संसाधन होते हुए भी चित्तौड़ के रावल रतन सिंह ने जैसी अपनी सुरक्षा व्यवस्था बना रखी थी, 6 महीने तक लगभग घेरा डालने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी को ये लगा कि मैं चित्तौड़ नहीं जीत सकता और इसलिए उसने छल बल से काम लेने का प्रयास किया, क्योंकि उसका जो इच्छा थी वो चित्तौड़ को समूल नाश करने की थी। तो उसने कहा कि अपन संधि कर लेते हैं और संधि के बहाने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ के किले पर महारावल रतन सिंह ने बुलाया। रतन सिंह भी जानते थे कि अभी मैं महारावल बनाई हूं, तो अभी अगर युद्ध टल जाता है तो मैं अपनी तैयारी ठीक पूरी कर लूंगा बाद में, और इसलिए संधि की इच्छा लेकर अलाउद्दीन को ऊपर बुलाया। लेकिन उसको तो संधि करनी नहीं थी और जैसे भी बातचीत हुई, राजपूती परंपरा, मेवाड़ी परंपरा, हिंदुस्तान की परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव, तो भोला राजा रतन सिंह अतिथि को छोड़ने के लिए किले के नीचे प्रथम दरवाजे तक आया और जो वो वहां आया अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ कि अलाउद्दीन खिलजी के छिपे हुए लोग जो पहले से ही थे। ये ध्यान देने वाली बात है, यानी वो आया ही रतन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए था, क्योंकि अगर गिरफ्तार करने के लिए नहीं आता तो जितने अतर रतन सिंह के साथ अंगरक्षक थे उससे ज्यादा खिलजी के पास वहां सेना की टुकड़ी नहीं होती। इसका मतलब वहां सेना की टुकड़ी थी। तय है कि उसने छल का सहारा लिया, कोई पद्मिनी की मांग करना, ऐसा मुझे आप ये कांच में दिखा दो, राजपूतों ने स्वीकार कर लिया होगा हम कांच में दिखा दे, ये केवल और केवल मिथ्या धारणा है। अभी जो आप ये रूम देख रहे हैं जिस पर अभी ताला लगा हुआ है, इसे सिक्योरिटी रूम के नाम से जाना जाता था और ये कहा जाता था कि यहाँ बैठकर इस महल की जो कहीं से भी कोई आता था तो नजर आ जाता था। लेकिन इस यहाँ लगे हुए कांच को लेकर भी कुछ भ्रामक बातें सामने आई हैं। इसके लिए हमारे साथ एक इतिहासकार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। ये सिक्योरिटी रूम है, अभी ऑर्डिनरी मिरर लगे हुए हैं, लेकिन पहले जिंक निकलता जस्ट था, उसके ऊपर मरकरी चढ़ा के सिक्योरिटी का काम किया जाता था। एक्चुअली कभी रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया नहीं था। इन 60 साल में सरकार ने जैसा चाहा वैसा इतिहास लिखवा दिया। उससे पहले 300 साल तक अंग्रेजों ने जैसा सुना, लगभग 100 का सुना, 80-90 का सही था तो उन्होंने वैसा लिखा। उससे 400 साल पहले भी मुगलों का आप देख लो, तजुके बाबरी नामा हुआ, अकबरी नामा हुआ, या शेरशाह सूरी के जो ऑथर था मलिक मोहम्मद जायसी, उसने बहुत सारे रासू लिखे थे उपन्यास टाइप। तो उपन्यास में वो वही फिल्म बनती जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमारी हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से अभी फिलहाल इस रूम को बंद किया हुआ है। और ये सिक्योरिटी रूम था जहां 45 डिग्री से झुके हुए मिरर लगे हुए थे। मिरर जिसे कहते हैं जिंक के ऊपर मरकरी चढ़ा हुआ था। लेडीज ही शिफ्टों में काम किया करती थी। मेवाड़ के गौरवमय इतिहास में अब तक हमने आपको धोखेबाज मुगल खिलजी द्वारा राणा रतन सिंह को कैद करने की कहानी से रूबरू करवाया। राणा के कैद में होने की खबर पूरे मेवाड़ में आग की तरह फैल गई। इतिहासकारों की माने तो खिलजी के संदेश के बाद रतन सिंह के वफादार काका भतीजे गोरा और बादल ने राणा को ऐसा करने से साफ मना कर दिया और कहा कि हम खिलजी को न तो महल दिखाएंगे, न ही यहाँ के सौंदर्य के बारे में अवगत कराएंगे।
दोनों ही शूरवीर अंतिम क्षण तक राणा को ऐसा नहीं करने के लिए मना करते रहे, लेकिन जब राणा नहीं माने तो खफा होकर गोरा किला छोड़कर चले गए। मेवाड़ की सेना और राजपूत यह जानते थे कि सिर्फ गोरा बादल ही हैं जो खिलजी की कैद से राणा को मुक्त करा कर ला सकते हैं। तब रानी पद्मावती खुद योद्धा गोरा की तलाश में निकल पड़ी और आखिरकार जंगलों में पद्मावती ने उन्हें खोज निकाला। महारानी ने खिलजी द्वारा रतन सिंह को कैद करने और उन्हें छोड़ने के लिए खिलजी की शर्तों को अवगत कराया। इस पर गोरा ने रानी पद्मावती को वचन दिया कि जब तक गोरा जिंदा है राणा को कुछ नहीं हो सकता। राणा को किले तक पहुंचाने से पहले गोरा नहीं मरेगा। एक योजना के तहत 700 डोले सजाए गए और सभी में एक एक योद्धा बैठाकर 4-4 कहार चले। बाद में खिलजी को संदेश भिजवा दिया गया कि मेवाड़ की रानी अपनी 700 सहेलियों के साथ आ रही है। किले को अंतिम प्रणाम कर सभी योद्धा महिलाओं के वेश में चले रतन सिंह को छुड़वाने के लिए। जैसे ही सभी डोलियां खिलजी के शिविर तक पहुंची तो दूत के द्वारा संदेश भिजवाया गया कि रानी समर्पण से पहले रतन सिंह से मिलना चाहती है। अलाउद्दीन खिलजी चाल समझ नहीं पाया और राणा से महारानी को मिलवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही आदेश मिला, गोरा बादल ने योजना के तहत इशारा मिलते ही गुरिल्ला युद्ध का आगाज करने की बात पालकियों में बैठे वीरों तक पहुंचा दी। खिलजी के सेनापति ने रतन सिंह की बेड़ियां खुलवाई और जैसे ही रानी को मिलने के लिए बुलवाया वह हैरत में रह गया, क्योंकि पालकी में तो गोरा था। इस पर सेनापति ने नगाड़ा बजवाकर शाही सेना को आगाह कर दिया। गोरा बादल भी तैयारी के तहत मुगलों की सेना पर टूट पड़े। राणा को महलों की तरफ से जाने वाली टुकड़ी को पूरी सुरक्षा दी जा रही थी। इस पर सेनापति जफर रतन सिंह की ओर बढ़ने लगा, लेकिन योद्धा गोरा के दम के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सैनिकों की लगातार हो रही मौतों को देख सेनापति जफर विचलित हो उठा। उसने गोरा के पैरों को छल से वार किया और उसके गिरते ही सिर भी काट दिया। इतिहासविद कहते हैं कि बिना सर के ही गोरा लड़ता रहा और सेनापति जफर को एक ही वार में पूरा का पूरा चीर दिया। तो जब सामंतों को पद्मिनी ने कहा कि मैं जो कह रही हूं कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक योजना बनाएंगे, जैसा छल उसने हमारे साथ किया है, आज वर्तमान परिस्थिति में इसका उत्तर छल से ही देना ठीक होगा। और फिर सारी योजना सब लोगों ने बैठकर बनाई। तो लगभग चूंकि वो महारानी थी, तो महारानी तो अकेले कैसे जाएगी, अपने स्टेटस के जाएगी, अपने जो गौरवशाली उसकी परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार जाएगी। और इसे 700 पालकियां सजाई गई। 700 पालकियों के अंदर एक के अंदर एक पालकी के साथ 4 कहार, उस पालकी को उठाने वाले, एक योद्धा, एक मतलब दासी या रानी या सेविका जो भी है, एक उसके अंदर बैठा हुआ योद्धा, और एक 2-3 उस पालकी के नायक, टोली रक्षकों की। ऐसे कहार के अलावा टोली रक्षकों, हर पालकी की अपनी रक्षक टोली होती है जिसमें 2-3 सैनिक रहते हैं। ऐसे ये लगभग 5-7-8 सैनिकों का ग्रुप बन गया। ऐसी 700 पालकियां तो लगभग 3,500 से 4,000 के लगभग ये योद्धाओं की टोली, जिसमें एक पालकी बहुत सुंदर थी, शानदार थी, राजसी थी। ऐसा उन्होंने आभास कराया, एहसास कराया कि इसमें महारानी पद्मिनी बैठी। ऐसी ये पालकियों का डोला जब पहुंचा अलाउद्दीन के खेमे में, तो आप सोचिए वहां तो क्या हो रहा होगा। आनंद किया तो आनंद छा गया कि चित्तौड़ की महारानी, जिस चित्तौड़ ने कभी हमारा इतना बड़ा हम पर आघात किया ताकि हम 300 साल तक भारत पर आक्रमण की नहीं सोच सके, आज उसी का गौरव हमारे कदमों में आ रहा है, हमारे हरम में आ रहा है। इसलिए सारे सैनिक और खुद अलाउद्दीन खिलजी आनंद में मस्त। जो भी वहां पालकियां पहुंची और संदेश पहुंचाया कि हमारी महारानी की इच्छा है कि अंतिम बार वो अपनी पति से भेंट करे, फिर बस रानी और महारानी और दासियां सब आपके साथ हैं। तो उधर से उतरा, हाँ बिल्कुल तुरंत भेजा जाए। और एक मुख्य पालकी जो उसकी थी, वो पालकी रतन सिंह का जो शिविर था जहां रतन सिंह को रखा होता, वहां पहुंची। रतन सिंह को जब पता लगा कि महारानी पद्मिनी आ रही है, तो एकदम आग बबूला हो गए। और उनके साथ जो गोरा बादल जो उस टोली के नायक थे, वो जब जो ही शिविर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने कहा, ये तुमने क्या किया? उनका नहीं, बोलिए मत, आप देखिए क्या है। जब पालके का पर्दा उठाया तो रतन सिंह देखते दंग रह गया कि इतने बड़े सेना के पड़ाव के अंदर गजब का दुस्साहस किया छोटी सी टुकड़ी के लोगों ने कि मुझे छुड़ाने आ गए। खैर योजना बनी, रतन सिंह को उनके शिविर से निकाल करके चित्तौड़ में
और असावधान खिलजी सेना पर, ये छोटी सी सैनिकों की टोली लगभग 4000 लोगों की टुकड़ी एकदम टूट पड़ी और इतना जबरदस्त युद्ध हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी दांतों तेलो अंगुली दबानी पड़ी और उसको शायद अल्लाह याद आ गया। ऐसे कुछ शब्द इतिहास में आए भी हैं कि जिसमें उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना शौर्य और इतना पराक्रम, वो एकदम हतप्रभ रह गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसका गुस्सा भड़क गया। उसने कहा मेरे साथ धोखा। ये नहीं सोचा उसने कि मैंने क्या किया है, उसने कहा मेरे साथ धोखा। और लगभग 4-5 महीने बाद, कोई लोग 6 महीने कहते हैं, कोई लोग 2 महीने कहते हैं, लेकिन ये युद्ध का एक पहला चरण जिसको मेवाड़ की टुकड़ी ने लगभग जीता था शौर्य पराक्रम के साथ। हम अब आपको उसी स्थान पर ले जा रहे हैं जहां पर गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि यहीं पर खिलजी का शिविर 6 महीनों तक किले पर राज करने के लिए डेरा डाले हुए था। आज भी यहाँ पर गोरा बादल की समाधियां बनी हुई हैं। इन्हें पूजने के लिए दूर दराज से पर्यटक और मेवाड़वासी यहाँ आते रहते हैं। इस कहानी में 2 और नाम हमारे सामने आते हैं, जिनमें गौरा और बादल, ये 2 ऐसे योद्धा हैं जिनका नाम अगर हम लेते हैं तो हमें एक फक्र महसूस होता है। कहते हैं कि गौरा नाम का जो सेनापति था वो रतन सिंह से कहीं नाराज होकर जंगलों में चले गए थे और उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी को देखा और उन्हें पाने की मंशा जताई, उसकी कामुकता जाग उठी। उसके बाद महारानी पद्मावती को ये एहसास हुआ कि जब अगर वो सेनापति हमारे साथ होंगे तो शायद इस चित्तौड़ की जो धरा है उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो महारानी पद्मावती इस बीच में जंगलों में गई और उन्हें ढूंढा और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए जब गौरा उन्हें मिले तो उन्हें सारी बात बताई कि रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया गया है और अगर मैं वहां चली जाऊंगी तो फिर न आ पाऊंगी। शूरवीरों की धरती मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह धोखेबाज शासक अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त हो गए और सकुशल किले तक पहुंच भी गए। लेकिन उनके वफादार और ताकतवर योद्धा गोरा बादल नहीं रहे। खिलजी की सेना किले की ओर बढ़ रही थी, लेकिन सबसे बड़े दुर्ग का दरवाजा बंद था। किले में रसद सामग्री भी लगभग समाप्त हो गई थी और रावल रतन सिंह सभी मनसबदारों और सेनापति सरदारों से मंत्रणा करके इसी नतीजे पर पहुंचे कि धोखा तो हमारे साथ हो चुका है। हमने वही भूल की जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं। शत्रु ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। हमने धर्म की रक्षा की, अब धर्म हमारी रक्षा करेगा। सारी योजनाएं निष्फल होती जा रही हैं, क्योंकि कोई भी सेना बिना भोजन के युद्ध लड़ना तो दूर जिंदा भी नहीं रह सकती। हमने बहुत प्रयास कर लिए कि युद्ध ना हो, परंतु विधि का कुछ और ही विधान है। शायद भवानी रक्तपान करना चाहती है। रावल ने कहा कि हम परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें इस दुर्ग को अपने रक्त से लाल करने और जौहर की गुलाल से सुसज्जित करने का मौका मिला है। इतिहासविद कहते हैं कि महाराणा के आदेश मिलते ही किले के सभी दरवाजे खोल दिए गए। इससे पहले मुंह अंधेरे सभी क्षत्राणियों ने अपनी अपनी संदूकों से विवाह के लाल जोड़े निकालकर सजने संवरने लगी। रखड़ी, गोरबंद, झुमका, बिंदी, नथनी, टीका, पायजेब, चूड़ी, कंगन, बिछुड़ी, बाजूबंद, मंगलसूत्र आदि 16 ही श्रृंगार किए। पूरे किले में एक अभूतपूर्व महोत्सव की तैयारियां हो रही थी, मानो ये अवसर बड़ी मुश्किल से मिला हो। जौहर कुंड पर चंदन की लकड़ियां, नारियल, देसी घी और पूजन की सामग्री इकट्ठा की गई। गंगाजल के कलश और तुलसी पत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। राज पुरोहितों ने रनिवासे में खबर भेजी कि जौहर सूर्य की पहली किरण के दर्शन के साथ ही शुरू हो जाएगा।
जिसकी अग्रिम और अंतिम पंक्ति महारानी पद्मिनी सुनिश्चित करे। फिर तो मानो जैसे युद्ध में हरावल में रहने की होड़ रहती है, जौहर में भी प्रथम पंक्ति में रहने की और महारानी के साथ रहने की होड़ मच गई। जौहर का ब्रह्म मुहूर्त ना चुक जाए, इसलिए सभी सती स्त्रियों ने अंतिम बार अपने सुहाग के दर्शन किए और महारानी पद्मिनी ने रावल के चरणों का वंदन किया और फिर मुड़कर नहीं देखा। जौहर स्थल पर स्वस्ति वाचन शुरू हो गया। पुरोहितों की टोली ने वैदिक मंत्रों से पूजन शुरू करवाया और मुंह में तुलसी पत्र, गंगा जल, हाथ में नारियल पकड़कर सूर्य की ओर मुख करके सबसे आगे रानी पद्मावती चल रही थी। कुंड से धधकती अग्नि की लपटें देख और वैदिक मंत्र सुन सबसे पहले पद्मावती के साथ प्रथम पंक्ति की क्षत्राणियां कूद पड़ी और पल भर में ही स्वाहा हो गई। बाद में देखते ही देखते इस कुंड में 16,000 क्षत्राणियां भस्म बन गई और पूरे दुर्ग पर एक दिव्य सुगंध फैल गई, जो पूर्व में कभी किसी ने महसूस नहीं की थी। आज उस जौहर कुंड को एक गार्डन की तरह तैयार किया गया है, जिसे देखने और महसूस करने के लिए यहाँ पर पर्यटक घंटों तक बैठे रहते हैं। अभी हम हैं जौहर स्थल पर और इस वक्त मुझे नरेंद्र मिश्र की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि खिलजी मचला था पानी में आग लगाने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगाने को, लेकिन पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी जाने को। जी हाँ, उस महारानी पद्मावती ने, उस वीरांगना ने अपना समर्पण खिलजी के पास नहीं किया और अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया, वो भी 16,000 रानियों के साथ। यहाँ पे 3 बार जोर हुए हैं पूरे मेवाड़ के इतिहास के अंदर, जिसके अंदर यहाँ 16,000 रानियों ने जब पद्मावती ने जोर किया। जब यहाँ पे सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर जो अटैक किया था, उस समय नारी की अस्तित्व की रक्षा के लिए, नारी सम्मान को बचाने के लिए, नारी की इज्जत बचाने के लिए पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ जोहर किया और उसमें सर्व समाज की लेडीज थी, उसमें सभी समाज की गर्ल्स और लेडीज सभी थी और उनके साथ जोहर किया। उसके बाद 1535 के अंदर दोबारा जो हुआ, उसके अंदर बहादुर शाह ने अटैक किया था, तब रानी कर्णावती ने जोहर किया था, उसमें 13,000 रानियां थी। उसके बाद 1567 के अंदर जब अकबर ने आक्रमण किया था, जब उदय सिंह जी यहाँ छोड़ के चले गए थे, जयमल जी फत्ता जी, जो जयमल जी मेड़तिया हुए, उनकी जो उनके उसमें नेतृत्व में जब उन्होंने युद्ध लड़ा, जब लास्ट में जब वो गेट खोल के कूद गए युद्ध के अंदर, उसके बाद जब लास्ट में हुआ तो फूलकर मेड़तनी के सानिध्य में यहाँ पे जोहर हुआ और 3 बार यहाँ जोहर हुआ और जोहर ओनली हिंदुस्तान में सबसे पहले जोहर की प्रथा यहाँ से चालू हुई। मेवाड़ के इतिहास को जब जब भी पढ़ा या सुना जाएगा, उसमें अजर अमर हो चुकी महारानी पद्मावती और उनके जोहर की कहानी का नाम तो आएगा ही। 16,000 रानियों के साथ रानी सा सती हो गई। दुर्ग में चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया। यह दृश्य देख राजपूती वीरों की आंखों में मानो खून उतर आया। सभी हाथों में तलवारें लिए घोड़ों पर सवार हुए और हर हर महादेव के जयकारों के साथ केसरिया बाना बांधकर निकल पड़े दुर्ग के प्रवेश द्वार की ओर। रणभेरी बच चुकी थी। वीरों के क्रोध की ज्वाला इतनी थी कि एक एक ने 100 को मारा। सभी स्वागत द्वार पर दुश्मनों के नरमुंडों के हाथ चढ़ाने लगे। वीरों ने करीब 30,000 नरमुंडों और उनके रक्त से आराध्य देव महादेव का स्वागत किया, लेकिन तुर्की सेना बहुत ज्यादा थी। सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने सैन्य बल के साथ खिलजी लगातार किले की ओर बढ़ता रहा। पूरे किले में वीरानियत छाई हुई थी। पल भर में ही खिलजी की खुशी काफूर हो गई। मुगल शासक को यह महसूस हो गया कि चित्तौड़ ने उसके लिए नहीं, किसी और के स्वागत के लिए द्वार खोले हैं। वह ठगासा दुर्ग के दृश्य को निहारने लगा। वह जीत कर भी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। कहते हैं कि फिर खिलजी यहाँ पर पल भर भी नहीं रुका और इस माटी को नमन करके हमेशा के लिए दिल्ली चला गया। प्रख्यात कवि नरेंद्र मिश्र जी की वो पंक्तियां इस समय याद आ जाती है, जब उन्होंने लिखा था कि जिंदा जल गई मगर अपनी तेजस्वी आन न जाने दी, मेवाड़ी कुमकुम मेहंदी की पावन पहचान न जाने दी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। वाकई हमारी माटी चंदन से कम नहीं है। खिलजी तो चला गया, लेकिन पीछे छूटा गौरवशाली इतिहास समूचे मेवाड़ वासियों को आज भी प्राणों से प्यारा है। वो महारानी पद्मिनी को अपनी मां मानकर पूजा करते हैं और उनके खिलाफ एक दृश्य तो क्या, एक शब्द कहने वालों को सबक सिखाने के लिए खुद अपने प्राण देने पर उतारू है। सत्तारूढ़ मोदी सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो भयानक नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि विरोध का शोला अब ज्वालामुखी बन चुका है, जिससे देश कभी भी झुलस सकता है। जय भवानी।
देखिए, भारत की संस्कृति और सभ्यता को किसी को छेड़ने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं समझता हूँ कि पद्मावती फिल्म अगर जो बनी है उसमें अगर सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया तो हम उसका विरोध करें। देखिए, चित्तौड़ का एक ऐतिहासिक इतिहास है और यहाँ गौरवमय इतिहास को अगर कुछ छेड़छाड़ करता है तो इसके लिए यहाँ की जनता और हमारा कर्तव्य बन जाता है कि उस विषय को लोकसभा में उठाएं। और जिस प्रकार से काल्पनिक चरित्र के रूप में रानी पद्मावती के चरित्र को दर्शाया जा रहा था, उसको लेकर हम उद्वेलित थे और मैंने लोकसभा में मांग उठाई, मैंने माननीय मंत्री जी के सामने भी मांग उठाई और इस विषय को लेकर और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री जी के पास जाकर इस फिल्म पर बैन लगाने की हम लोग मांग करेंगे। जिस नारी ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने हजारों स्त्रियों के साथ प्राणों की आहुति दे दी, अपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई के बारे में इस प्रकार का सोचे, लेकिन कोई पैसों के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र खतरा है तो वो मेवाड़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चित्तौड़ का अपना एक पूरे विश्व में इतिहास रहा है और निश्चित रूप से मेवाड़ का इतिहास जिसको पूरा विश्व जानता है, जहाँ की वीरता के बारे में पूरा विश्व जानता है, और उसी दृष्टि से केवल भारत से नहीं पूरे विश्व से जो है पर्यटक यहाँ आते हैं देखने के लिए। यहाँ का इतिहास जो रहा है, कभी मुगलों की इस पराधीनता इस दुर्ग के राजाओं ने जो है मानी नहीं है, यहाँ की जनता ने कभी मानी नहीं है। कितने आक्रमण इस दुर्ग पर हुए हैं, इस मेवाड़ पर हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे राजा महाराजों ने और यहाँ के सैनिकों ने जो वीरता का परिचय दिया है, आज गोरा बादल, जयमल फत्ता सब जानते हैं, दुनिया जानती है। इतना ही नहीं, यहाँ की वीरांगनाओं ने जो परिचय दिया है जिसमें पद्मिनी महत्वपूर्ण है, और रानी पद्मिनी जी ने जिस तरह से 16,000 रानियों के साथ अपना जौहर किया, अपना देहदान किया, और किसी तरह से जो हमारा शरीर हम जो है मुगलों के और विधर्मियों के अधीन न हो, इस दृष्टि से यह सोच करके, इतनी बड़ी सोच मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसी कोई वीरांगना या ऐसी कोई महिला नहीं हुई होगी जिसने जो है इस तरह का निर्णय लेकर के जो है एक जौहर का और क्रांतिकारी कदम जो उन्होंने उठाया। इस तरह का जहाँ इतिहास हो वहाँ हम यह कहें कि शीशे में जो अलाउद्दीन खिलजी को उनको दिखाया होगा, यह कथन जो है यहाँ की जनता को और यहाँ के जो पब्लिक को स्वीकार नहीं है। यह राष्ट्र का गौरव का विषय है। मेवाड़ हमेशा गौरव रहा है और इस तरह के गौरव को आगे भी यहाँ की जनता और यहाँ के वीर दिखाते रहेंगे। अगर फिल्म पद्मावती पर बैन नहीं लगा या हमारी मांगों का कुछ स्पष्टीकरण या निदान नहीं हुआ तो किले पर एक भी पर्यटक को न तो जाने देंगे न आने देंगे, और ये धरना उग्र रूप धारण करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी हमारी सांस्कृतिक धरोहर के साथ जिस प्रकार से स्थानीय सरकारें और ये फिल्मी भांड जो प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक हमारे साथ, हमारे समाज, हिंदू समाज और राजपूत समाज के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं, इसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हमें उग्र आंदोलन करना पड़े तो उग्र आंदोलन करेंगे, और अगर किसी की जान लेनी पड़े तो जान भी लेंगे और जान देंगे, इसमें कोई संकोच नहीं है। अगर उसके बाद भी फिल्म जारी हो जाती है तो फिर हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उसके साथ ये मोदी सरकार, ये राजस्थान सरकार और ये सेंसर बोर्ड और ये फिल्म इंडस्ट्री इसकी जिम्मेदार होगी, और इस देश में फिर बहुत कुछ चलेगा। और ये जो हमारी संस्कृति जो है उसके ऊपर ये एक आतंकवादी हमला है, और ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले ये इनके दलाल हैं, इनको बाहर से फंडिंग होती है। ये दाऊद जैसे गुर्गों पे मूवियां बनाते हैं। हमारी संस्कृति में और मूवियां नहीं है, और राजा महाराजा नहीं हुए जो आप ऐसी मूवी बनाते हो। महाराणा प्रताप के ऊपर आप मूवी बनाओ, जो प्रथम स्वतंत्र सेनानी थे, झांसी की रानी के ऊपर बनाओ, आप दिखाते हो ऐसी मूवियां, और उसमें नृत्य आप खुद जानते हैं कि राजपूती वेशभूषा क्या है, उनका पहनावा क्या है। आप यहाँ तक ऊपर कपड़े पहना के उनको और सभा में नृत्य कराते हैं। कभी सभा में राजपूती महिला ने नृत्य किया है क्या? इस महारानी जी ने कभी हमारी आम जो राजपूती महिला है वो भी पर्दा इतना रखती है। रानी पद्मिनी के ऊपर में भंसाली जी ने जो पिक्चर बनाई है उसके अंदर में कटु सत्य तो ये है कि महारानी के जीवन के ऊपर में वो आधारित ही नहीं है। उनका जो महलों के अंदर में रहना था, उन्होंने जो स्त्री जाति के मान सम्मान के लिए जो कदम रखा था वो नहीं दर्शा करके उन्होंने एक क्षण के लिए स्वप्न के रूप में 2.5 घंटे की एक पिक्चर बना दी, जिसमें कि नारी समाज को बहुत ही बुरी तरह से बदनाम किया, और विशेष तौर से महारानी पद्मावती को, जिसने कि अपने जीवन में अपनी आन बान शान और अपने अस्तित्व को नारी जाति के सम्मान को कायम रखने के लिए
हजारों नर नारियों को और बाल बच्चों को, जो भी चित्तौड़गढ़ के किले पे थे, उनको अग्नि में प्रवेश करा दिया। उसके बाद में जितने भी यहाँ के सैनिक थे उनको बोला द्वार खोल करके और मर जाओ मिट जाओ। उनको मालूम था कि इतनी हमारा फौज जो है, खिलजी की इतनी सेना थी, इतनी बड़ी फौज थी जिसमें जीत होने का कोई सवाल नहीं था। अब आज के दिन में जो हमारे समाज में, हमारे देश में बच्चों को क्या बताया जाएगा कि इस तरह से जो है महारानी स्वप्न आई और स्वप्न के अंदर में इस तरह का रोल बता करके उनके चरित्र को, उनके सम्मान को ये बदनाम करना है। और यही हमारा निवेदन है हर स्तर के ऊपर में, हर समाज से और हर वर्ग से, हर राज्य से, देश से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी महोदय से, कि इसके ऊपर में गौर किया जाए। हमारे व्यवहार की आत्मा को ठेस पहुंचाई है इस पद्मावती पिक्चर से। ये हमारा व्यवहार का गौरव, मान मर्यादा, हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है कि महारानी पद्मावती युद्धरानी के जोहर देखकर इस देश की रक्षा की है। अगर ऐसे पिक्चर बनाने वाले आदमी बनाएंगे तो हम उसकी निंदा करते हैं। उसके लिए चाहे हमको कानूनी हाथ में देना पड़ेगा। देखिए ऐसा पिक्चर नहीं चलने देंगे। जोहर दिखाने की जरूरत नहीं है। जोहर 1 साल पहले जनवरी में दिखाया था, बंसाली पिट के गया था, और वापस से अगर जोहर दिखाया तो पता ही नहीं कितने और बंसाली पिटेंगे। मैं तो केवल आपके माध्यम से जो आज चित्तौड़ से इस चीज का वापस शुरुआत करी है, और शुरुआत इसलिए करनी पड़ी है कि कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि जब वो जिन शर्तों पे वो हमें लिखित में देके गया था कि ये लोग ये चीजें हम मानेंगे, जैसे कि कोई ड्रीम सीक्वल्स नहीं होगा, कोई प्रेम प्रसंग नहीं दिखाया जाएगा, केवल और केवल हमें दिखाने के बाद फिल्म को रिलीज करा जाएगा, तो दिखाने की कहीं न कहीं उनकी मंशा हमें कम पड़ती नजर आ रही है। अब हम ये मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ पद्मावती के इतिहास के साथ में करी है, और जिसने 16,000 स्त्रियों के साथ में अपनी जान न्यौछावर कर दी हो, उस जौहर की ज्वाला है। बहुत कुछ जलेगा इसमें। मैं इस बारे में बहुत कुछ विवेचना नहीं करना चाहता। नागी तलवार र पहरा, कुणरी हिम्मत न डोले, आज उन महिला में देखो रे भाया, वागला डोले, कबूतर गुटर गु बोले, चरक लिया नवा नीर थोले। जिन महलों में, जिन किलों में कभी एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, आज उसे सरकार के प्रयासों द्वारा, पर्यटन विभाग के प्रयासों द्वारा हर खासो आम के लिए खोला गया है। और यहाँ आने वाला हर वो व्यक्ति इस घमंड को लिए जीता है कि हम भी कभी वहाँ जाकर आए थे। लेकिन इस चीज का कहीं न कहीं गलत फायदा उन तथा कथित फिल्म निर्माताओं ने उठाया है, जिन्होंने इतिहास को खुर्द बुर्द करके हमारी भावी पीढ़ी को बरगलाने की कोशिश की है। हमने पद्मावती से जुड़ी हर परत से आपको रूबरू करवाया और ये भी बताने की कोशिश की कि यहाँ इस वीरांगना की कहानी को महज सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की कहानी में बयान नहीं किया जा सकता। हमें आपसे उम्मीद है कि अगर आप में थोड़ी बहुत भी हिम्मत बची है तो आप इस विरोध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएं। हम तो माध्यम हैं और माध्यम ही बने रहेंगे। जय भवानी।